नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं विश्व हाथी दिवस के बारे में, जो अभी गुरुवार को 12 अगस्त को मनाया गया प्रत्येक वर्ष की भांति। तो आज हम इसी विश्व हाथी दिवस के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका महत्व क्या है हाथी दिवस का, और यह क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, और इससे जो हाथी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इनको कैसे स्वीप किया जाएगा या फिर इनके संरक्षण के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और भी जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी दो बात पहले कर लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र हमारे इकोसिस्टम के लिए हाथी महत्वपूर्ण है, और इनके संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए, इनके बारे में, इनके उपयोग के बारे में अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 में की गई। दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक कनाडा का ऑर्गेनाइजेशन है और एक थाईलैंड का। कनाडा के ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रिटीसिया सिम्स है और थाईलैंड के ऑर्गेनाइजेशन का नाम हाथी प्रजनन फाउंडेशन है। इन दोनों फाउंडेशन ने ही यह विचार रखा और इन्हों के द्वारा ही यह स्टार्ट किया गया कि 2012 से प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाएगा। हाथियों के इंपॉर्टेंस लोगों को समझाने के लिए और उसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए बेसिकली हाथी दिवस मनाया जाता है। इस बार का हाथी दिवस हमारे देश के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि जैसे हम प्रत्येक वर्ष बाघ गणना करते हैं तो उसी की तर्ज पर हम हाथी गणना भी प्रारंभ करेंगे। तो आगे आने वाला जो साल होगा तो वह साल ऐसा साल होगा जहां पर बाघ, तेंदुआ और हाथी की तीनों की गणना एक साथ प्रारंभ की जाएगी। इसमें जो है तो भारतीय वन्य जीव संस्थान सहयोग करेगा एवं अन्य जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी कोई प्राइवेट संस्थान है वो भी इसमें जो है तो मदद करेंगे हाथियों की गणना करने में। अब क्या होगा कि हाथियों की गणना में जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे कैलकुलेशंस की जाएगी कि हाथियों की संख्या कितनी है, उनका पोषण का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या फिर जो स्पीसीज है या फिर क्या है उनकी प्रजनन दर कैसी है, इस सब पे बात की जाएगी। जो उनका प्राकृतिक आवास है तो वो सुरक्षित रह पा रहा है कि नहीं, तो सभी तरह की चीजों को इसमें देखा जाएगा जो हाथी गणना अगले साल होने वाली है। अभी क्या हुआ है, अब हाथियों की गणना और भारत के लिए हाथियों के क्षेत्र में पहले से ही प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और अभी भारत सरकार के द्वारा 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया है। तो ये सब क्यों बातें हो रही हैं या फिर विश्व में ही हाथी दिवस मनाने की बात क्यों चली, क्योंकि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके द्वारा क्या बोला गया है, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें जो विलुप्त प्राय पक्षी हैं जिनकी प्रजातियां संकट में हैं तो उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाता है और लिस्ट जारी की जाती है। तो जो मैजेस्टिक एलिफेंट होता है अर्थात राजसी हाथी होता है तो उसको जो है तो रेड लिस्ट में डाला गया है। जो अफ्रीकन हाथी है इसे वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया है, और जो इंडिया या एशिया के जो हाथी हैं इन्हें इंडेंजर डाला गया है। मतलब ये सभी कुल मिलाकर ओवरऑल हाथी की जो प्रजाति है, स्पीसीज है, यह अभी खतरे में मानी गई है IUCN के द्वारा। इसीलिए उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। अब हाथियों की बात करते हैं तो हाथी वर्ल्ड में सिर्फ बेसिकली दो जगह पे, दो कॉन्टिनेंट हैं, दो महाद्वीप हैं, वहां पर पाए जाते हैं। तो मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं जिन्हें सवाना के हाथी कहा जाता है, और एशिया में पाए जाते हैं। सिर्फ दो जगहों पे ही हाथी पाए जाते हैं। इन दोनों जगहों के हाथियों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं, तो उनको भी आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 19वीं 20वीं सदी में हाथियों की संख्या यहां पर प्रचुर मात्रा में थी। दोनों कॉन्टिनेंट में, दोनों महाद्वीपों में बहुत अधिक जनसंख्या में हाथी पाए जाते थे, पर धीरे धीरे इनकी संख्या में अभी 100 वर्षों के अंतराल में बहुत ज्यादा इनकी संख्या में गिरावट आ गई है। तो ये गिरावट किसके कारण आई है, तो इनमें दो कारण हैं, दोनों जगहों के कारण अलग अलग हैं। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हाथी हैं या फिर अफ्रीका के हाथी हैं जिन्हें सवाना हाथी बोला जा रहा है, तो
उनके जो है तो क्या हो रहा है, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि जो उनका दांत होता है उसकी तस्करी, उसका व्यापार ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मात्रा में, तो उनके दांतों को प्राप्त करने के लिए हाथियों को मारा जा रहा है। बहुत सारी पॉचिंग की जा रही है, शिकार को मतलब अनियंत्रित शिकार किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इसके कारण हाथी को जो है तो हाथी के स्पीसीज को खतरा हो गया है। पर जो हमारी एशिया की परिस्थिति है वह विपरीत है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जनसंख्या, आपने जैसा देखा होगा कि एशिया की जनसंख्या भी ज्यादा है, तो एशिया की जनसंख्या जितनी स्पीड से बढ़ रही है तो उस स्पीड से जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, मनुष्य को रहने के लिए और जगह चाहिए। तो मनुष्य धीरे धीरे क्या कर रहा है कि जिन जंगलों में, जिन क्षेत्रों में हाथी रहते हैं, उनके प्राकृतिक आवास हैं, उन प्राकृतिक आवासों को क्या कर रहा है, मनुष्य कैप्चर करता जा रहा है, अपने पशुओं के लिए चारागाह बना रहा है, खेती करने के लिए जमीन बना रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनलैंडों को हाथी धीरे धीरे क्या होता है, इनकी जो लैंड होती है वो सिकुड़ती जाती है, श्रिंक होती जा रही है, और करीब 50% जो इनका प्राकृतिक आवास है नष्ट हो गया है, वो केवल 12% प्राकृतिक आवास ही बचा हुआ है अभी 100 वर्ष के अंतराल में। तो इसलिए इसका क्या होता है, इसका एक और असर यह भी पड़ता है कि पहली बात तो रहने के लिए जगह कम मिलती है हाथी को, और दूसरी बात क्या है कि जो इसका मानव के साथ भिड़ंत है, क्योंकि जो है तो जब ये मानव इसकी जगह पे जाकर रहने लगते हैं तो क्या होता है कि आपने सुना होगा न्यूज में कि करंट से हाथी की मौत हो गई। करंट किसी और जानवर के लिए लगाया जाता है पर हाथी उसमें फंसकर मर जाते हैं। और मानव से जब भिड़ंत होती, किसी गांव में हाथी घुस जाते हैं तो जानकारी के अभाव में लोग क्या करते हैं, हाथियों को मार डालते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हाथी के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजों के कारण भी हाथी की प्रजाति को असुरक्षा उत्पन्न हुई है। यह किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ये एशियन हाथी के साथ है। अफ्रीकन के साथ दूसरी कंडीशंस है और यहां वालों के साथ दूसरी कंडीशंस है। अब थोड़ी हाथी की बात कर लेंगे कि हाथी कैसा जानवर है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है। तो जो लैंड पे जो मैमल्स मिलते हैं, स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ा प्राणी हाथी है लैंड पे। इसका वजन करीब 4 से 6 टन के मध्य होता है और इसकी लंबाई 8 से 24 फीट लंबाई होती है। शरीर बड़ा होता है, सूंड, दांत और बड़े बड़े इसके कान होते हैं। जो दांत होता है जिसके लिए इसकी टस्क जिसे बोलते हैं, जिसके लिए इसको मारा जाता है, इसकी हंटिंग की जाती है। तो ये क्या करता है, ये टस्क क्यों दिया गया है, ये दांत है, ये बाहरी दांत होते हैं। ये पहली बात तो सूंड की रक्षा करते हैं, पेड़ की छालों को चीरने का काम करते हैं। सूखे के समय में जो तो जल स्रोत का पता लगाने के लिए हाथी के लिए दांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अफ्रीकन हाथी और जो एशियन हाथी है, इनमें डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीकन हाथी, जैसा कि आपने पहले भी गेस किया होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि जब अगर हाथी के दांत पाए जाते तो वो एशिया में हाथी के दांतों का व्यापार क्यों नहीं किया जाता है, उसके लिए क्यों खतरा नहीं उत्पन्न हो रहा है शिकार के थ्रू। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका के जो हाथी होते हैं उसमें नर एवं मादा दोनों हाथियों में वो दांत पाए जाते हैं। पर जो हमारे एशिया के हाथी होते हैं उनमें कुछ नर में जो है तो ये दांत पाए जाते हैं, बाकी किसी में ये दांत नहीं पाए जाते। इसीलिए ये जो व्यापार है हाथी के दांत का, ये जो है तो एशिया में उतना डेवलप नहीं है, या फिर वहां पर इतनी ज्यादा हंटिंग दांत के लिए नहीं की जा रही है। और अफ्रीका के जो सवाना के हाथी होते हैं वह साइज में एशिया के हाथियों से बड़े होते हैं। बड़े तो एशिया के हाथी भी होते हैं क्योंकि हाथी ही है तो बड़े हैं, बट साइज में जो कंपैरिजन है वहां पर छोटे होते हैं। और एशिया वालों के कान भी उनसे तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। इनके समाज की बात कर लेते हैं तो हाथियों में हाथी एक ऐसा जानवर है जो सामाजिक प्राणी है, और इसमें जो फीमेल्स होती हैं, जो मादा हैं, वो ग्रुप्स में रहती हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स फॉर्म करती हैं और उन्हीं में रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनका समाज मात्र सत्तात्मक है। इनकी जो फीमेल्स हैं वो ग्रुप में रहती हैं और जो मेल्स हैं तो वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बना के अलग रहते हैं। एक जब मैच्योरिटी की एज आ जाती है तो जो नर हाथी होता है वो अपनी मां का ग्रुप छोड़ देता है और अपना एक अलग ग्रुप जनरेट कर लेता है और क्या करता है और अलग रहने लगता है। पर जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा अपने मां के ही ग्रुप में रहती हैं, इसीलिए इनका ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब इसमें जो है तो हाथी 4 से 5 साल में एक बच्चा देते हैं और इनका प्रजनन काल जो होता है वह 22 महीने का होता है। जो मैमल्स में सबसे ज्यादा है, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा प्रसव समय 22 महीने का हाथियों का ही है। हाथियों के बारे में एक विशेष बात है कि हाथी का इतना बड़ा शरीर होता है तो भोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो हाथी करीब 18 घंटे भोजन करते हैं और इन्हें रोज करीब पत्तियों या पेड़ों से संबंधित जो चीजें वो खाते हैं वो करीब 45 किलोग्राम 100 पाउंड के करीब ये चीजें रोज रेगुलर इनके डाइट में होता है, ये रोज भोजन करते हैं। अफ्रीका एवं सवाना के हाथी इंपॉर्टेंट क्यों है, एशिया के हाथी इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये समझने का प्रयास करते हैं।
तो हाथी सबसे पहले क्या करते हैं, हाथी का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिव नहीं होता है, तो जो वो चीजें खाते हैं तो वो पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाती, उनके शरीर में पूरी तरह से पच नहीं पाती हैं। तो जिन पेड़ों की पत्तियां या फिर फल फूल को ये लोग खाते हैं हाथी, तो क्या होता है, उनके बीज उनके द्वारा पूरे जंगल में फैला दिए जाते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन के थ्रू भी प्रोवाइड बताया जा चुका है कि जो अफ्रीकन सवाना है वहां पर 1.1.5 1/3 करीब पेड़ पौधों की प्रजातियों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है, सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हाथी के द्वारा किया गया। मतलब एक पेड़ की प्रजाति को पूरे जंगल में फैलाने का और उसे डेंस फॉरेस्ट बनाने का काम किसके द्वारा किया गया है, हाथी के द्वारा ही किया गया है। हाथी उन बीजों को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पहुंचाते हैं। हाथी को इसीलिए सवाना का गार्डनर कहा जाता है, माली कहा गया है, और पारिस्थितिक तंत्र का इंजीनियर बोला जाता है। तो ये दो नाम उपनाम भी हाथी को दिए गए हैं। अफ्रीका और एशिया दोनों में इस टाइप की चीजें होती हैं। और एक विशेष बात है कि घने जंगलों में रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि जब फॉरेस्ट बहुत डेंस हो जाते हैं तो जो अन्य प्रजातियां हैं, जो उतने जीव इतने मजबूत नहीं हैं, तो क्या होता है, उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वो चारागाह पे नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर जो जल का क्षेत्र है जहां पर पानी की उपलब्धता है उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हाथी के द्वारा क्या किया जाता है, उन डेंस फॉरेस्ट में अन्य जो छोटे जानवर हैं उनके लिए रास्ता भी बनाया जाता है। और हाथी जब चलते हैं तो क्या होता है कि हाथी का वेट ज्यादा होने से जमीन थोड़ी सी नीचे धंस जाती है। तो वहां पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है कि वहां पर उस जगह पे पानी भर जाता है। और इसमें क्या होता है, जो माइक्रो इकोसिस्टम है, जो छोटे छोटे जानवर हैं, उनको क्या है, उनको मिलता है, उनको यहां पर क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है पानी के कारण। जैसे जो फ्रॉग है तो उसमें जो चाइल्ड फ्रॉग होता है जिसे टेडपोल्स कहते हैं, तो इस टेडपोल का जीवन काल वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जो है तो उसे एक इकोसिस्टम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जो हाथी के फुटप्रिंट होते हैं उसके द्वारा ये इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हाथी के खुर के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे पॉइंट में जनरेट होते हैं। तो हाथी हर तरह से हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि फूड चेन की बात, जिसके लिए जिस फूड चेन में हर एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी फूड चेन में हाथी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता ही होगा कि अगर फूड चेन में किसी भी एक जानवर की प्रजाति को नुकसान पहुंचता है या एक प्रजाति की संख्या में कमी आती है तो अन्य प्रजाति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो पोषण की चेन होती है, न्यूट्रिशन की चेन होती है, वो भी ब्रेक होती है और अन्य जातियों पर भी जो है तो विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगता है। क्योंकि उन्हें प्रॉपर पोषण जो सबके थ्रू घूम के मिलने वाला था वह पोषण उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से फूड चेन के हिसाब से भी हाथी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हाथी को थ्रेट क्या हो गया है, इसके संरक्षण के प्रयास क्यों किए गए, ये तो हमने समझा कि इनके जो है तो दांतों के लिए या फिर इनके प्राकृतिक आवास में कमी हो जाने के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। तो देख लेते हैं कि संख्या में कितनी कमी आई। तो करीब 100 वर्ष पूर्व क्या हो रहा था कि 1,20,00,000 हाथी इस पृथ्वी पर मौजूद थे, पर अब धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। अब सिर्फ 4 लाख हाथी बचे हैं। उनकी 62% जनसंख्या कम हो गई है सिर्फ 2001 से 2011 के बीच में। अभी इसके बाद भी नए आंकड़े हैं, उसमें 62% जनसंख्या इनकी कम हो गई है। और सबसे बड़ा थ्रेट है जो इनको वो है, क्योंकि जो जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहीं सबसे ज्यादा थ्रेट भी है, सबसे ज्यादा खतरा है। आवरी जो उनके जो मार्केट है किसका, दांत का, हाथी दांत का जो व्यापार हो रहा है वह बहुत ही खतरनाक है और इसी के लिए हाथियों का शिकार किया जा रहा है। तो मेनली जो सबसे बड़े बाजार हैं यूएस, चाइना, थाईलैंड, हांगकांग, यहां पर प्रचुर मात्रा में व्यापार किया जाता है हाथी के दांत से बने सामान का और इनसे बनी चीजों का। तो क्या किया गया है, तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या कर रहा है, उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हाथी से बने सामान है उनके व्यापार को तो रोका ही जाए, इससे जो है तो रिवर्स क्या किया जाए कि लोगों में अवेयरनेस जगाई जाए कि जो हाथी से जुड़े सामान है वो अगर खरीदना कम कर देंगे, खरीदना बंद कर देंगे तो व्यापार भी होना बंद हो जाएगा, हंटिंग भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह लोगों को अवेयर करने का कार्य भी WWF के द्वारा किया जा रहा है, जिससे इसकी मांग ही कम हो जाए तो व्यापार ऑलरेडी नियंत्रित हो जाएगा। अभी एक सराहनीय प्रयास चीन के द्वारा किया गया है। चीन ने हाथियों से संबंधित जो भी सामान है उस पर बैन लगा दिया है। 1 जनवरी 2018 से पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तो WWF क्या करता है, WWF ये जो देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं इन प्रतिबंधों की भी निगरानी करता है, मूल्यांकन करता है कि जो प्रतिबंध के कार्य किए गए हैं ये काफी है कि नहीं या फिर
जो प्रयास किए जा रहे हैं ये अच्छे से लागू हो पा रहे हैं कि नहीं। अभी क्या हुआ है कि इन सब प्रयासों के फलस्वरूप और भी देश में प्रयास कर रहे हैं। भारत में आपने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं हाथी के प्रोटेक्शन के लिए। शिकार की उतनी ज्यादा संभावना हमारे देश में तो नहीं है, पर जो मानव जो उनको प्राकृतिक आवास की उपलब्धता ये उपलब्ध कराने के लिए हाथी रिजर्व बनाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस टाइप के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं हमारे, जिससे हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो पाए। अभी धीरे धीरे इन सब प्रयासों के कारण ही क्या हुआ है कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी है, और जो अफ्रीका के अफ्रीकन कंट्रीज है, सवाना हाथियों के घर है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, यहां पर क्या हो रहा है कि जो हाथियों की संख्या है वह स्थिर हो गई है। मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है। कुछ देशों में तो बढ़ भी रही है, जो एक अच्छे संकेत है। तो स्थिर हो गई है और बढ़ रही है। अभी घटने के जो काम था, डिक्रीज होना, वो धीरे धीरे बंद हो गया है। बहुत सारे प्रयासों के थ्रू शिकार पे बैन लगाया गया है, व्यापार को नियंत्रित, जो दांत के व्यापार है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार सामूहिक प्रयास से धीरे धीरे हम हाथी को बचाने में सफल हो रहे हैं। तो ये सब थी हाथी दिवस के बारे में बात और हाथी के बारे में बात। तो आज हमने हाथी दिवस के बारे में जाना। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा चैनल के कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।